नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम यूपी टेट में पूछे गए हिंदी के प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, जो कि आपके आने वाले यूपी टेट एग्ज़ाम, सुपर टेट एग्ज़ाम और जितने भी आपके टीचर भर्ती एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा और इन प्रश्न को जरूर से सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये सारे आपके प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए दोस्तों, इन प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, निमिष शब्द का पर्याय होगा, यानी कि निमिष जो शब्द है उसका पर्याय क्या है। पहला ऑप्शन है आपका प्रकाश, दूसरा है छिद्र, तीसरा ऑप्शन है पूर्ण, चौथा है आपका क्षण। तो निमिष शब्द का पर्याय क्या हो जाता है, तो वो होगा यहाँ पे आपका क्षण, है ना। ऑप्शन नंबर 4 क्षण जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुझसे उठा नहीं गया, है ना। मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है। मुझसे उठा नहीं गया इस वाक्य में कौन से वाच्य का प्रयोग है। पहला ऑप्शन है कृतवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य, तीसरा है आपका भाववाच्य, चौथा है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो मुझसे उठा नहीं गया में आपका भाववाच्य है ना, क्योंकि इसमें भाव आ रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा भाववाच्य। ऑप्शन नंबर 3 भाववाच्य आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, है ना, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। पहला ऑप्शन है प्रत्याशा, दूसरा है अप्रत्याशित, तीसरा है अपरिमेय, चौथा है अनाहुत। तो जिसके पूर्व से यानी कि पहले से कोई आशा ना की जाए उसके लिए क्या हो जाएगा, एक शब्द, वो होगा अप्रत्याशित, है ना। ऑप्शन नंबर 2 अप्रत्याशित आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, गोधूम शब्द का तत्भव है ना। तत्भव जो है गोधूम शब्द के लिए वो कौन सा होगा। पहला ऑप्शन है गेहूं, दूसरा है गाय, तीसरा आपका गोबर, चौथा है गोधन। तो गोधूम शब्द का तत्भव यानी कि आपको हिंदी शब्द बताना है, तो क्या हो जाएगा, वो होगा यहाँ पे आपका क्या, गेहूं, है ना। गोधूम का गेहूं जो होगा तत्भव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका तत्भव करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद करना है। तो निष्कपट का संधि विच्छेद क्या होगा। पहला ऑप्शन है निधन कपट, दूसरा है निषधन कपट, तीसरा है निधन कपट, चौथा है निषधन कपट। तो निष्कपट का इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 निधन कपट, है ना। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे आपका, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है ना, कौन सा शब्द जो है उसकी स्पेलिंग जो है आपका सही होगा। पहला ऑप्शन है अनुग्रहित, दूसरा है अनुगृहित, तीसरा है अनग्रहित, चौथा है अनुग्रहित। तो कौन से शब्द की वर्तनी जो होगी स्पेलिंग यहाँ पे शुद्ध हो जाएगी, तो वो होगा यहाँ पे आपका अनुगृहित, है ना। ऑप्शन नंबर 2 अनुगृहित आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है। जो अपेक्षा शब्द है उसका विशेषण रूप क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन है आपका सापेक्ष, दूसरा है उपेक्षा, तीसरा है निरपेक्ष, चौथा है आपका अपेक्षित। तो अपेक्षा शब्द का विशेषण रूप क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका यहाँ पे अपेक्षित, है ना। अपेक्षा का क्या होगा, अपेक्षित। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। जो शक्कर का सद है उसका ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा होगा। पहला ऑप्शन है आपका दंत, दूसरा है मूर्धा, तीसरा है तालु, चौथा है आपका दंतालु। तो स जो ध्वनि है उसका उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा, तो वो होगा यहाँ पे आपका क्या, तालु, है ना। तालु जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। जो अत्यंत एक शब्द है इसमें कौन से उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। पहला ऑप्शन है आपका अत, दूसरा है अ, तीसरा है अत्य, चौथा है आपका अति। तो अत्यंत उपसर्ग में अत्यंत जो शब्द है उसमें कौन से उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो वो हो जाएगा आपका अति, है ना। ऑप्शन नंबर 4 अति जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपत्यका का क्या अर्थ है ना। जो उपत्यका शब्द है इसका क्या अर्थ होगा।
पहला ऑप्शन है सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है। दूसरा है प्राणियों के पेट का एक अंग है। तीसरा पर्वत का शिखर। चौथा है पर्वत के पास की भूमि। तो उपत्यका का क्या अर्थ होता है? तो उपत्यका का अर्थ होगा आपका पर्वत के पास की भूमि, है ना। जो पर्वत के नजदीक की भूमि होगी उसको हम क्या बोलेंगे? उपत्यका। तो याद रखिएगा, पर्वत के पास की भूमि को उपत्यका कहते हैं। ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ड का उच्चारण स्थान क्या है? जो ड है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है? पहला ऑप्शन है नासिक। दूसरा है आपका कंठौ। तीसरा है मूर्धन्य। चौथा है आपका कंठ तालव्य। तो ड शब्द, ड जो है आपका, इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा आपका यहाँ पे नासिक के से, है ना। नासिक के यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 4 गज मलमल, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? पहला ऑप्शन है संख्यावाचक। दूसरा है गुणवाचक। तीसरा है परिणाम बोधक। चौथा है सार्वनामिक। तो 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो होगा यहाँ पे आपका परिणाम बोधक, है ना। 4 गज मलमल में आपका परिणाम बोधक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शीश का तत्सम रूप क्या है? जो शीश है उसका तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तत्सम यानी कि संस्कृत रूप बताना है आपको। पहला ऑप्शन है शीशा। दूसरा है शीर्ष। तीसरा है सिरा। चौथा है आपका शीर्षक। तो शीश का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तो वो होगा यहाँ पे आपका क्या? शीर्ष, है ना। शीश का तत्सम रूप आपका संस्कृत रूप शीर्ष हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, चौराहा शब्द में समास है। जो चौराहा शब्द है इसमें कौन से समास होंगे? पहला ऑप्शन है कर्मधारय। दूसरा है द्वंद्व। तीसरा है दुगु। चौथा है अवयवी भाव समास। तो चौराहा में आपका कौन सा समास हो जाएगा? वो होगा दुगु समास, है ना। क्योंकि ये किसके बारे में बता रहा है? संख्यावाची शब्द है, 4 राहों के समूह को बता रहा है ना। तो चौराहा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा आपका? 3 दुगु समास करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आंखों की किरकिरी होना, आंखों की किरकिरी होना का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है अप्रिय लगना। दूसरा है धोखा देना। तीसरा है कष्टदायक होना। चौथा है बहुत प्रिय होना। तो आंखों की किरकिरी होना यानी कि आंखों की किरकिरी होना जो मुहावरा है उसका क्या अर्थ होगा पूछा गया। तो क्या हो जाएगा? आंखों की किरकिरी होना मतलब बहुत अप्रिय लगना, है ना। अप्रिय लगना जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दोस्तों अगर वीडियो बढ़िया लग रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, निम्नलिखित में मौलिक अभिव्यक्ति का रूप है। जो मौलिक अभिव्यक्ति है, मौखिक अभिव्यक्ति का रूप क्या है? पहला ऑप्शन है शुद्ध वर्तनी। दूसरा है सुलेख। तीसरा है श्रुति लेख। चौथा है आशु भाषण। तो मौखिक अभिव्यक्ति का रूप क्या हो जाएगा इनमें से? तो वो हो जाएगा यहाँ पे आपका क्या? आशु भाषण, है ना। ऑप्शन नंबर 4 आशु भाषण जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? तो हिंदी भाषा में कितनी बोलियां होती है? हिंदी भाषा में आपकी 18 बोली होती है। कितनी बोली होती है? 18 बोली होती है। और कितनी भाषा है अगर पूछा जाए तो 22 जो है आपके भाषा होते हैं ना। 22 भाषा होते हैं, याद रखिएगा 22 भाषा होते हैं। और 5 जो है आपके उपभाषा होते हैं ना। कौन कौन से उपभाषा होते हैं आप हमें इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा, है ना। बहुत ही ईजी है, आपने कई बार पढ़ा होगा। तो कितने 5 उपभाषा होते हैं तो इसको आप कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कितनी बोलियां हैं अगर पूछा जाए तो 18 बोलियां होती है ना। ऑप्शन नंबर 3 18 बोलियां आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका का युग्म आपको यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन है कवि वचन सुधा हिंदी प्रदीप। दूसरा है सरस्वती माधुरी। तीसरा है कल्पना ज्ञानोदय। चौथा है आपका नवनीत कदम्बनी। तो इनमें से कौन सा जो होगा आपका भारतेंदु युग में निकलने वाली जो पत्रिका का हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा? वो होगा आपका कवि वचन सुधा हिंदी प्रदीप, है ना। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तत्भव
ततभव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? जो ततभव पत्रिका है उसके संपादक करने वाले का नाम क्या है? पहला ऑप्शन दिया है आपका यहाँ पे लीलाधर जगुड़ी, दूसरा है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, तीसरा है हरे प्रकाश उपाध्याय, चौथा है आपका अखिलेश। तो ततभव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? तो वो हो जाएगा आपका अखिलेश, है ना। ऑप्शन नंबर 4 अखिलेश यहाँ पे आपका ततभव पत्रिका के संपादक का नाम है। ऑप्शन 4 अखिलेश करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपका 12 बरस लो कुकुर जावे अरु तेरा लो जावे सियार, यह पंक्ति किसकी है? पहला ऑप्शन है विद्यापति, दूसरा ऑप्शन है आपका चंद बरदाई, तीसरा है नरपति नाल और चौथा है जगनीक। तो यह जो पंक्ति दी गई है वह किसका है? तो आपको बताना है कि ये पंक्ति किसकी है। तो कौन हो जाएगा इसका सही आंसर? तो वो होगा यहाँ पे आपका जगनीक, है ना। ऑप्शन नंबर 4 जगनीक जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने के लिए प्रयोग किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा ऐसा देश है जिसमें हिंदी भाषा का प्रयोग जो है लिखने और बोलने के लिए किया जाता है ना? पहला ऑप्शन है आपका ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है दक्षिण अमेरिका, तीसरा है पाकिस्तान, चौथा है आपका मॉरिशस, है ना। तो कौन सा देश है जिसमें हिंदी भाषा का प्रयोग जो है लिखने और बोलने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा क्या? मॉरिशस, है ना। ऑप्शन नंबर 4 मॉरिशस जो होगा यहाँ पे हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने के लिए करते हैं। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूरसागर किस भाषा की रचना है? जो सूरसागर है वो किस भाषा की रचना है, किस भाषा में रचित किया गया था? पहला ऑप्शन है आपका अवधी, दूसरा है बुंदेली, तीसरा है ब्रजभाषा, चौथा है आपका छत्तीसगढ़ी। तो सूरसागर किस भाषा की रचना है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा ब्रजभाषा, है ना। ऑप्शन नंबर 3 ब्रजभाषा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी है? जो वीरों का वसंत है वो कैसा होना चाहिए, कविता किसने लिखी? पहला ऑप्शन है सुमित्रा कुमारी चौहान, दूसरा है सुभद्रा कुमारी चौहान, तीसरा है माखनलाल चतुर्वेदी, चौथा ऑप्शन दिया है आपका रामधारी सिंह दिनकर। तो वीरों का बसंत कैसा हो कविता किसने लिखी है? तो वह लिखा है आपका सुभद्रा कुमारी चौहान, है ना। ऑप्शन नंबर 2 सुभद्रा कुमारी चौहान यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा क्या कहलाएगी? पहला ऑप्शन है साहित्यिक भाषा, दूसरा है प्रांजल भाषा, तीसरा है व्याकरणिक भाषा, चौथा है आपका मानक भाषा। तो व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कौन सी कहलाएगी इसमें से? तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे क्या? मानक भाषा, है ना। मानक भाषा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सा रासो आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध है? रासो आल्हा खंड के नाम से जो प्रसिद्ध है उसको बताना है। पहला ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, दूसरा ऑप्शन है खुमान रासो, तीसरा है परमाल रासो, चौथा है बीसल देव रासो। तो कौन जो है आपका रासो आल्हल खंड के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा यहाँ पे आपका परमाल रासो, है ना। ऑप्शन नंबर 3 परमाल रासो जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका यहाँ पे? तो वो आपका यहाँ पे अपठित गद्यांश दिया गया है ना। अपठित गद्यांश को आपको पढ़ना है और जो है सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। यहाँ पे 56 से 60 यानी कि 4 प्रश्न आपके अपठित गद्यांश दिए गए हैं ना, जिसको पढ़ते हैं। चलिए तो ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से आप इसको पढ़ भी लीजिएगा, है ना। आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, है ना। जो आदिम आर्य है वो घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वहाँ घूमते ही रहते थे, घूमते भटकते ही वे भारत पहुँचे थे। यदि घुमक्कड़ का बाना उन्होंने न धारण किया होता, यदि वे एक ही स्थान पर ही रहते तो आज भारत में उनके वंशज ना होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे, भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के वश का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया।
35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक। जब उनकी मृत्यु हुई 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते ही रहे, अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्य से उन्होंने कहा था, चरथ भिखबे चारिक है, भिक्षुओं है ना, घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत से बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्य ने उनके वचनों को सिर आंखों पर लिया, है ना, सिर आंखों पर लिया, और वे पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण वाली द्वीप तक धावा मारा, है ना। श्रावण जो है, अब देखते हैं आगे क्या है आपका, तो आगे है श्रावण। महावीर ने स्वच्छंद विवरण के लिए अपने वस्त्रों को त्याग दिया, दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया, वैशाली में जन्म लिया। कहाँ जन्म लिया? वैशाली में, है ना। पावा में शरीर को त्याग दिया, जीवन पर्यंत घूमते रहे, मानव के कल्याण के लिए, मानव के राह प्रदर्शन के लिए। और शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी बद्रिकाश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका है। तो ये थी आपकी क्या, ये आपका था गद्यांश, है ना, पठित गद्यांश था। अब अभी प्रश्न देखते हैं कि इनसे क्या क्या प्रश्न जो है पूछे गए हैं। पहला ऑप्शन है, प्रश्न है आपका, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है ना, जो घुमक्कड़ जो शब्द है उसमें कौन सा प्रश्न है। पहला ऑप्शन है अक्कड़, दूसरा है ड, तीसरा है अड़, चौथा है कड़। तो घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा यहाँ पे अक्कड़, है ना, अक्कड़ यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, है ना। प्रश्न जो हमने अभी गद्यांश पढ़ा उसमें दिया है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ है, तो आप बताइए कहाँ हुआ है। पहला ऑप्शन है पावापुरी, दूसरा है वैशाली, तीसरा है कुशीनगर, चौथा है आपका पारसौली। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका वैशाली, है ना। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 2 वैशाली करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, स्वच्छंद में कौन सी संधि है? जो स्वच्छंद है शब्द उसमें कौन सी संधि है? पहला ऑप्शन है आपका विसर्ग, दूसरा है दीर्घ, तीसरा है गुण, चौथा है आपका व्यंजन संधि। तो स्वच्छंद में कौन सी संधि हो जाएगी, इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो हो जाएगा व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर 4 व्यंजन यहाँ पे आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उसकी अवस्था कितनी थी, है ना, जब उसकी आयु क्या थी, ये पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है आपका 12 वर्ष, दूसरा है 35 वर्ष, तीसरा है 45, चौथा है आपका 80 वर्ष। जब बुद्ध ने अपना बुद्धत्व प्राप्त किया तब उस समय उसकी आयु क्या थी उनकी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 35 वर्ष, है ना। उसकी आयु क्या थी बुद्ध की, महात्मा बुद्ध की आयु 35 वर्ष थी। ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे आपका, श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? जो श्रुति धर्म है उसका क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है आपका यहाँ पे जैन धर्म से, दूसरा है बौद्ध धर्म, तीसरा है मुस्लिम धर्म, चौथा है वैदिक धर्म। तो श्रुति धर्म का क्या अर्थ हो जाएगा? तो वो होगा यहाँ पे आपका वैदिक धर्म, है ना। ऑप्शन नंबर 4 वैदिक धर्म जो होगा श्रुति धर्म से अर्थ हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 वैदिक धर्म करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपके यूपी टेट में पूछे गए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको हमने आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो दोस्तों तो एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।